ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। नीचे लिख देना बलूचिस्तान की। थैंक यू स्पीकर साहब। यकीनन वक्त काफ़ी हो गया और आप भी बड़ी पेशेंस से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइम फ्रेम से ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। मैं बस ओवरऑल वक्त की कमी की वजह से पूरे बजट पे बात नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ जीडीपी, टैक्स, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर, ये 4 सेक्टर में टच करूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बानियान पाकिस्तान का, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत बिलखुसूस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल और दीगर अकाबरीन की कुर्बानियों की बदौलत ममलकत खुदादाद में आज हमें न सिर्फ मौका मिल रहा है, बल्कि मुझे ख़ास तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से, अपने हल्के इंतखाब की तरफ से ये एजाज़ हासिल है कि मैं पहली बार मेंबर नेशनल असम्बली बनकर इस फ्लोर पर और दूसरी बजट स्पीच करने का मुझे एजाज़ हासिल हो। आपको भी यकीनन बड़ी इस पेशेंस के साथ कि आप दोनों अतराफ़ की घंटों की तकारीर सुन रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि इस बजट में ये तो बात नज़र आ गई है कि हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स की हैं, सिक्योरिटी वर्कशॉप्स की हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे इस बजट में कोई पॉलिसी मेकिंग बजट नहीं हुआ। हमें ना फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मिली, ना नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मिली, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना जुडिशल पॉलिसी मिली। यानी जो इस मुल्क के बुनियादी मसाइल थे उस पे हमें कोई नेशनल पॉलिसी का कहीं पे भी इसमें रिफ्लेक्शन इस बजट में नहीं। बजट की तमाम रिसिप्ट्स मुझे मालूम है, लेकिन सर मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बजट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर इसका रेवेन्यू 14.13 ट्रिलियन है तो मैंने इसका डायरेक्ट टैक्स जो निकाला वो था 48.8% और इनडायरेक्ट टैक्स इसका 52%, जो कि पिछले साल की बनिस्बत बहुत बेहतर है। यानी पिछले साल इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स हमारा कम था, इस बार हमने बढ़ा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने डायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया। लेकिन इस डायरेक्ट टैक्स के नंबर में मैजिक है। ये 48.8% को अगर आप सूबों में तकसीम करें, जो कि बराह रास्त इनकम टैक्स है, जो बराह रास्त FBR कलेक्ट करती है, तो सिंध 45% बराह रास्त टैक्स देता है पाकिस्तान में, पंजाब 34%। आबादी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, नेशनल फाइनेंस कमीशन के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा। सिंध अगर 45 दे रहे तो पंजाब 34%, इस्लामाबाद 15%, KPK 3.5% और बलूचिस्तान 1.7%। ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स 48.8 का जो मैंने बाइफरकेट किया। लेकिन जब सिंध का 45% है तो इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे 45% का जो 41% है वो बराह रास्त कराची से आता है। यानी पूरे कराची से नेशनल एक्सचेकर में डायरेक्ट टैक्स का सिंध का 45% का 41% कराची से और बाकी 4% बाकी पूरे सूबे से। इस्लामाबाद को अगर मैं कराची से कंपेयर करूं, स्पीकर साहब, कराची दारुल खिलाफा था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद कराची को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर किया। उसके बाद पता नहीं ऐसी क्या वजूहत थी कि कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, और बानियाने पाकिस्तान के क्या विजन में क्या कमी थी कि कराची को कैपिटल से हटाकर अब कराची सिंध का हिस्सा बन गया, पहले कराची विफाक का हिस्सा था। तो अगर कराची को सिर्फ आप देखें तो इस्लामाबाद का जो सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज है वो 15 अरब रुपए। ये इतना बड़ा कैपिटल जिसमें हरियाली है, स्नैचिंग नहीं है, क्राइम नहीं है, बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स मैंने विजिट किए, शानदार गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट कराची 350 अरब रुपए देता है सूबे को सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज। यानी इस्लामाबाद वालों, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप 15 अरब रुपए सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज देते हो और आपको ये इतना खूबसूरत शहर मिला। मैं कराची में 350 अरब रुपए देता हूँ, जहाँ पर मेरे पास कोई बुनियादी सहूलत नहीं, ना मेरे पास सड़कें हैं,
ना मेरे पास सीवरेज का निज़ाम है, ना मेरे पास स्कूल है, और ना मेरे पास हेल्थ है, ना मेरे पास वहाँ पर पीने का पानी है। तो 350 अरब रुपए देने वाले शहर के लिए इस पूरे ऐवान को सोचना होगा। और फिर दूसरी बात कि 15 अरब रुपए इस बार मुझे पूरे साल के मिल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और K4 के लिए 3.5 बिलियन। स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने 2016 में सिंध असेंबली में यह बात कही थी कि ये K4 2030 तक नहीं बनेगा। मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि आज हम बैठे में 2025 में, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, खुदा के मेरी बात गलत हो, ये पीने के पानी के साथ जो मजाक हमारे साथ विफाक और सूबे की हुकूमत कर रही है, ये 2030 से भी आगे जाएगा और कराची वालों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये पेंशन पे भी बात हो गई, 18% सोलर पे भी बात हो गई, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, ये जो एफबीआर को पावर्स दी जा रही हैं, कभी किसी एफबीआर के अफसर का किसी ने एसेट्स एंड लायबिलिटी निकाला है? क्या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कराची में जो बैठे हैं, जो एफबीआर के अफसरान हैं, आपको पता है ये कहां रहते हैं? ये इतने बड़े बड़े सिक्योर महलों में रहते हैं। कभी एफबीआर का ऑडिट किया किसी ने? क्यों नहीं हमारी इस ब्यूरोक्रेसी का ऑडिट होता? क्यों नहीं हम ये तय करते कि इनके बीवी बच्चे बाहर अमेरिका में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे, ये यहाँ पर हमें नोटिस करें, हमारा लूट खसूट करें, हमसे वसूली करें, हमारे ताजरों को हरास करें और खुद वो जिंदगी गुजारें जो शायद बादशाह गुजारते हैं। कब इस ऐवान के अंदर, मुझे मालूम है इस ऐवान में स्टैंडिंग कमेटी में ये बात आई थी इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि इस ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया जाए कि ये ब्यूरोक्रेसी कहां से ये अपना इनके एसेट्स कैसे वेरीफाई होंगे। एक और बात, सोलर पे ठीक है, अगर ड्यूटी कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मरे पे 100 दुर्रे, एक तरफ 18% लगा रहे थे, दूसरी तरफ नेट मीटरिंग में 11 रुपए कम कर दिए। यानी जिसने अगर 50 लाख रुपए का अपने घर पे सोलर लगाया इस वजह से कि उसका बिजली का बिल कम आएगा, तो नेट मीटरिंग का भी बेड़ा गर्क हो गया, अब उसके बाद आने वालों के लिए भी टैक्स हो गया। एक और मैं तेज से जल्दी कहूंगा, तो एफबीआर की जो पावर्स हैं, स्पीकर साहब, इस पूरे ऐवान को सोचना होगा। पीपल्स पार्टी से मेरी खुसूसी दरखास्त है, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरखास्त है, पीटीआई के दोस्तों से, आप किसी को कैसे नजरबंद कर सकते हैं शक की बुनियाद पर? 14 दिन के बाद आप उसका मजीद रिमांड ले सकते हैं नजरबंद करने का। किसी कारोबारी शख्स को उठाकर उसकी फैक्ट्री से घर पे नजरबंद कर देंगे तो वो आपको कैसे रिकवरी करके देगा? अब तो एंटी टेररिस्ट कोड भी 14 दिन के बाद मजीद रिमांड नहीं देती। फिर दूसरी बात, शक की बुनियाद पर किसी भी कंपनी को बंद करके आप उसके ऑडिट करना शुरू कर देंगे, उसके मुलाजमीन का क्या होगा? फिर ये खौफ के अंदर पैसा कैसे आएगा पाकिस्तान में? ये खौफ के अंदर कैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी? वो मेरा भाई कह रहा था कि मेड इन पाकिस्तान, अली मुंशा गिलानी साहब, कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट को हमें फरोग देना चाहिए। इस हालात में पाकिस्तान की प्रोडक्ट कैसे फरोग पाएगी जब इतना खौफ होगा? ना शुगर मिल महफूज, ना राइस मिल महफूज, ना कंपनी महफूज, ना प्रोडक्शन हाउस महफूज, ना इंडस्ट्री महफूज। ये अनब्रिडल्ड पावर जो है एफबीआर को, अब मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। फिर एक और बात, जनाब शहर पे आ रहा हूँ, अब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। देखिए, मैं फिर बार बार ये बात करता हूँ, मैंने अखबारात में लिखा भी है, मुख्तलिफ फोरम से ये बात करता हूँ। आपके पास पेशावर है KPK में, हमारे पास लाहौर है पंजाब में, इसी तरीके से हमारे पास बलूचिस्तान में कोयटा है। ये तमाम शहर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए चलते हैं। कराची ऐसा एक शहर है जिसके लिए मैं वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर पूरी जो स्टेक होल्डर है बशमूल अस्करी क़यादत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कराची का भला करना है तो कराची को उसी तरह का मेट्रोपॉलिटन बना दो जैसे लाहौर है, उसी तरह का बना दो जैसे पेशावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे शहर में मसला ये है कि मेरे पास 32% का KMC है, जिसमें एक KMC है, 7 DMCs हैं। उसके बाद मेरे पास KPT है, पोर्ट कासिम है, स्टील मिल है, सिविल एविएशन है, पाकिस्तान रेलवे, FC एरिया, मार्टन रोड, क्लेटन रोड, और फिर मेरे पास कंटोनमेंट है जो कि यकीनन फौजी इलाके हैं, कंटोनमेंट एरियाज हैं। उसमें कराची कंटोनमेंट, फैसल कंटोनमेंट, मलिक कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, DHA, ये सारे कंटोनमेंट। 21 एजेंसीज हैं, कोई किसी के अंडर नहीं है। 21 एजेंसीज हैं, किसी का किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं है। 21 एजेंसीज हैं जो अपने अपने पानी, अपने अपने सड़क, अपने अपने रिसोर्सेज के जिम्मेदार हैं। ऐसा शहर कहाँ होता है? मैं तो गुजारिश ये करूंगा
कि अगर कराची को कैपिटल बनाया गया था, अब कराची में अगर 68% फौज का और विफाक का है तो पूरा पूरा ले लेना, फिर पूरा ही लेने पे 32% का हमने क्या करना है जिसपे हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मेयर वेयर ये वो पूरा ले ले विफाक। क्या दुनिया में 2 कैपिटल नहीं होते? मैं मुतालबा करता हूं कराची को कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाए। इस्लामाबाद के साथ कराची को भी कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर कर दें। क्या नीदरलैंड में 2 कैपिटल नहीं है? क्या मलेशिया में 2 कैपिटल नहीं है? क्या इसी तरीके से श्रीलंका में 2 कैपिटल नहीं है? ये 2 कैपिटल हो सकते हैं। एक आपका मेजर कैपिटल है, एक आपका कमर्शियल कैपिटल है। तो मैं ये मुतालबा भी करता हूं। फिर कराची में काम हो रहा है, मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं खुदा का शुक्र है सर, वर्ल्ड बैंक ने कोई मेहरबानी की, $1 अरब सालाना दे रहा है वर्ल्ड बैंक। कराची में जितना काम हो रहा है वर्ल्ड बैंक क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। उसमें भी वो चाइनीज चले गए थे कोर्ट कि हमसे कह रहे थे वो बुर्ज अल अरब में फ्लैट दे दो, कोई कमीशन में फ्लैट मांग रहा था, वो तो बाद में फिर तरदीद वर्दीद आई, कोर्ट चले गए कि मैं बुर्ज अल अरब में कमीशन में फ्लैट दे दो। तो मैं थैंक यू वर्ल्ड बैंक। और फिर अभी हमें जो फंड मिले PIDCL, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी PIDCL की बात हो रही है। सर ये PIDCL तो किसी की जिद लग रही है, मुझे नहीं पता डार साहब की जिद है या मुझे तारिक साहब बताएंगे उनकी जिद है या कोई बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई जाती मसला है। भाई PIDCL के जो लोग हैं, मेरी चेयरमैन से बात हुई है, मेरी CEO से बात हुई है, मैंने उनको लेटर लिखा है। ये मेरे टेंडर पिछले साल होने थे, मेरे टेंडर हुए, आज तक अवार्ड नहीं हुआ। ये आप फंड एलोकेट करके खुदा के लिए हमें मामू ना बनाएं। आप हमें बताएं कि आप हमारा ये टेंडर करेंगे कैसे। PIDCL के बाद एक एक्शन है, अगर मेरी 40 करोड़ की पानी की स्कीमें हैं तो क्या वाटर बोर्ड इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या वाटर बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या वाटर बोर्ड का एक्सीएन इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या सेवरेज का एक्सीएन इन्वॉल्व नहीं होगा? यानी सिंध गवर्नमेंट को आप छोड़ दें। आप सिंध गवर्नमेंट से नहीं विफाक कराए, कैसे कराएगा विफाक? सिंध के इदारे चाहिए, रोड बनाने के यूटिलिटी क्लियरेंस चाहिए आपको, वो आपको सिंध के इदारों से चाहिए। तो PIDCL के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। फिर एक और बात, सिंध में एक स्लैब है कि 20% से नीचे किसी ठेकेदार को ठेका नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाई होगा। स्पीकर साहब मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने फंड हैं आपके हमारे, ये PIDCL में गारत होने वाले। क्यों? कि वो 40% नीचे जाके भी टेंडर करेगा और आपका वो टेंडर विन करेगा। और वो काम क्या करेगा? खाक। फिर दूसरा, PIDCL के पास NOC आप किससे लेंगे? NOC तो आप सिंध गवर्नमेंट से लेंगे ना। तो वो सिंध गवर्नमेंट आपको NOC ऐसी दे देगी फ्री पॉकेट में, या फिर आप उनके इदारों को लिए बगैर ऑन बोर्ड वो आपको NOC दे देंगे उठाकर, हैं? या पंजाब के लोग आपको NOC दे देंगे, KPK के लोग NOC दे देंगे आपको। तो ये लोकल इदारे भी हैं। फिर मैं एहसन इकबाल साहब से, वजीर आजम साहब से कह रहा हूं, अगर कोई जाती झगड़ा PWD से तो उसको अलहदा रखें। अगर हमें संजीदगी से डेवलपमेंट करवानी है तो हमें ये फंड्स दिए जाएं। फिर दूसरी बात, सर टैक्स सबसे ज़्यादा कराची से, मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि हमें ये कोल्ड कंफर्ट नहीं चाहिए। मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहता हूं प्लीज डोंट गिव अस अ कोल्ड कंफर्ट टू द बजट। हमें इस बजट में ये लोगों के लिए ये इतनी आप तसल्ली बख्श हमें वो मत दें स्टोरियां। हमें ये बताएं कि आखिरकार ये महंगाई कैसे कम होगी। GDP इंप्रूव हो रहा है, इट्स वेरी गुड कि GDP हमारे पास है। एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे मेरे कराची के MLAs पीपल्स पार्टी से भी हैं, सेनेट में भी हैं, लेकिन कराची की बात तो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा PMLN की एक खातून ने मरियम नवाज साहिबा की तारीफ की कि मेरे वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाखुदा स्पीकर साहब, ये KPK वाले भी रोते रहे, बलूचिस्तान वाले भी रोते रहे, सिंध वाले भी रो रहे हैं। सब अपने अपने हल्के का रोना रो रहे हैं। कोई कह रहा अस्पताल नहीं है, कोई कह रहा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कह रहा पीने का पानी नहीं है, कोई कह रहा सेवरेज नहीं है। तो ये वज़ीर आला वहाँ पे क्या बेबी डे केयर चला रहे हैं तीनों? ये वज़ीर आला के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो इतने फंड हैं, तो ये वज़ीर आला कर क्या रहे हैं? और फिर मैं ये भी कहूँगा जनाब अली कि आखिरकार 18वीं तरमीम, NFC, रॉयल्टी, ये सब बेकार हो गई। यानी अगर पीपल्स पार्टी का MLA यहाँ खड़े होकर दुहाइयाँ दे रहा है आपको कि मेरे इलाके में ये मसला है, मेरे इलाके में, वो KPK से खड़े होकर कह रहे हैं जी और मैं मारा गया, मैं लुटा गया, मैं पिटा गया। तो ये 18वीं तरमीम का क्या करें? अचार डालें, फिर इसको वापस ना कर दें, रोल बैक ना कर दें 18वीं तरमीम को, जब सारे वज़ीर आला इसकी बात कर रहे हैं। तो सर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब हुकूमत में हैं, कोई ये ना समझे अपोजिशन में है।
ओ भाई सब हुकूमत में हो, सब हुकूमत के तनख्वाहदार हो, इधर भी हम तो हैं ही, हमारे तो वो गंडापुर साहब हमारे नेपाल के वजीर आला हैं, वो खटमंडों के वजीर आला हैं। नहीं सर, नहीं सर, यार देखो ये बात गलत है सर। झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। हर तरफ से सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर सबके झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो भाई ये केपीके में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हम गवर्नमेंट है, सिंध में भी गवर्नमेंट है, सबका वजीर। अच्छा सर एक और बात ये थी आखिरी, मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास के लिए मैं बात करना चाहता हूँ सर। मिडिल क्लास के लिए टैक्सेशन में सर देखिए, इनकम इक्वालिटी पाकिस्तान में क्या है। आप मिडिल क्लास क्या करते हैं, इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, तनख्वाह बचा लेता है अपनी। अब तनख्वाह बचा के अब वो क्या करता है, तनख्वाह बचा के खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा? अगर उसकी तनख्वाह है उसमें 35 से 40% उसने टैक्स दिया है, तो वो क्या करेगा, वो तनख्वाह या तो अपने बच्चों पे खर्च करेगा, उनकी एजुकेशन पे खर्च करेगा, उस पर टैक्स देगा, हेल्थ पे करेगा, उस पर टैक्स देगा, कपड़े खरीदेगा, उस पर टैक्स देगा, खुराक खरीदेगा, उस पर टैक्स देगा। और अगर उसके बाद पैसे बच गए, उसने प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी लेके जल्दी बेच दी तो भी टैक्स देगा, प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हो गया तो भी टैक्स देगा। तो ये तो हमारा मिडिल क्लास का तो बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये थी एग्रीकल्चर, बस सर 5 मिनट देने खत्म कर देता हूँ। देखिए सर हमारे पास सिंपल ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इस पे सब बात कर रहे हैं। मैं हमेशा से इस मौक़िफ़ का हामी रहा हूँ, और अब तो मैं क्या हामी रहा हूँ, खुली आम बात है। IMF ने एग्रीकल्चर के ऊपर भी 45% तक इनकम टैक्स की बात की है। लेकिन ये बात जरूर है कि एग्रीकल्चर परेशान है। लेकिन क्यों परेशान है? अपनी हरकतों की वजह से परेशान है। भाई किसने कहा है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करो? किसने कहा कि पर यील्ड आप अपनी प्रोडक्शन ना बढ़ाएं? किसने कहा कि मैकेनाइजेशन आप मत लेकर आएं? किसने कहा कि आप ड्रिप टेक्नोलॉजी मत लेकर आएं? किसने आपको कहा है कि आप अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना करें? किसने आपको कहा है कि वाटर कोर्स आप ठीक ना करें? किसने आपको कहा अपनी जमीनों पे डैम ना बनाएं? ये तमाम के तमाम काम करेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी। आपके पास यहां से आम आज अमेरिका में आधा किलो का आम $30 का है, यहां से एक्सपोर्ट हुआ है, जिस पर 0.2% आपका सेस है, यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वहां पे $30 का आम भी पाकिस्तानी खरीदे 9,000 रुपए का, यहाँ पे रोना लगा हुआ है। और फिर एक और बात ये स्पीकर साहब कि अब ये बताएं ना, ये पेस्टिसाइड 2 नंबर आ रही है, ये किसका कसूर है? ये आखिर सुन्नी के हमले नहीं रुक रहे, किसका कसूर है? तो आखिरकार किसान का मसला क्या है? हाँ, किसान के साथ ज्यादती हो रही, किसान के साथ प्लीज सर, किसान के साथ ज्यादती हो रही है। किसान का मसला ये है, ये जो आड़ती है ना वो भी हमारे पैदा कर दें, ये हमारे एजेंट हैं। ये आड़ती करते क्या है? एक किसान अगर गन्ना लेकर मार्केट में आता है, उसका गन्ना अव्वल तो सरकारी रेट पे कोई खरीदता नहीं, वो 4 दिन वो गन्ना लेके धूप में बैठा रहता है, जिसका वेट भी कम होता है, उसका सुक्रोज लेवल भी मुतासर होता है। उसके बाद ये आड़ती चला जाता है, क्योंकि गन्ना गीला था, गन्ना सूख गया, वजन कम हो रहा है, उसकी अपनी ऐसी तैसी हुई भी कि खरीद लो। करीब के शुगर मिल वाले उसका गन्ना नहीं खरीद रहे। किसान के साथ तो ये बेड़ा गर्क करते, फिर उसे ब्लैक मेल में खरीद लेते, तो किसान कैसे तरक्की करेगा? तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। इस फ्रॉड से निकलें, और वर्ल्ड बैंक की तमाम इंस्ट्रक्शंस खाली इनकम टैक्स देने वालों पे नहीं है, सैलरी पे नहीं है। आप इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को शफाफ तरीके से देखें। और मैं सिंपल ये कहूँगा कि स्पीकर साहब, एक दो लोगों ने बात की, बस उन्हीं की जवाब दे रहा हूँ। शुक्रिया अब्बास साहब। नहीं, आखिरी मिनट है, बात करें। 1 मिनट नहीं, 2-4 मिनट देने, 1 मिनट प्लीज, आप घड़ी देख लें। देखिए सर, SIFC ने हमसे 45 मिनट ज्यादा लिए हैं, हमसे 45 मिनट इन्होंने ज्यादा लिया SIC ने, तो आप हमें भी 5 मिनट दे दें। सर देखिए मसला ये, मैं आपको गुजारिश ही करूं कि नहीं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि सर एक चीज है, जब प्राइस कंट्रोल होता है और जब आप पेट्रोल की प्राइसिंग बढ़ाते हैं, अली मूसा गिलानी साहब कह रहे थे कि लोकल बिजनेस को इंप्रूव करना है। अगर हम बिजली के ऊपर 22 रुपए इस बार लेवी में बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर बढ़ा रहे हैं, लेवी बढ़ा रहे हैं,
तो लोकल मार्केट के अंदर जो आपका जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इसके बाद सूबों की एक जिम्मेदारी है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ये फिगर मैं दे रहा हूं कि हमारे पास सूबे में जब प्राइस कंट्रोल की बात होती है, बात दुरुस्त है ना कि पेट्रोल कम हुआ है तो मेरे पास सब्जी भी कम होनी चाहिए, अंडे भी कम होने चाहिए, मुर्गी भी कम होनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। कराची में या सिंध में, पंजाब में, केपी के बलूचिस्तान में कहीं प्राइस कम नहीं होता, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो वो प्राइस बढ़ जाते हैं। उसमें मैं आपको सिंपल बताऊं, मेरे पास डिप्टी कमिश्नर है 7,000 स्टाफ, डिप्टी कमिश्नर का स्टाफ 7,000 है मेरे पास। उसके बाद कंट्रोलर्स हैं, फूड कंट्रोलर 4,000। इसके अलावा मेरे पास वेट एंड मेजर प्राइस कंट्रोल है 946। सर 9 अरब रुपए खर्च होते हैं मेरे सूबे में और 11,000 अफराद प्राइस कंट्रोल करने पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैं सर अब आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ। शेर पढ़े। जी जी सर, मैं इसमें ये गुजारिश ये कि पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी तलखी हो गई थी और इधर से राय हसन नवाज साहब ने भी और एक दो और लोगों ने भी हमें कहा कि बड़े दरबारी हैं और ये तो बजट पास करेंगे। बिल्कुल करेंगे बजट पास, बिल्कुल करेंगे, अपने मुल्क का बजट है, बिल्कुल बजट पास करेंगे। कोई हमें कहता है फॉर्म 47, यहाँ से ताने एमकेएम का नाम लेके ताने दिए। फॉर्म 47, तो सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि सर इट इज ऑल्सो द गॉस्पल ट्रूथ कि यू ऑल्सो केम फ्रॉम द अस्करी पोल्ट्री फार्म। आप भी अस्करी पोल्ट्री फार्म से है और 5-5 हफ्ते में ब्रायलर मुर्गे निकलेंगे। हमारी तो 30-30 साल की सर्विस हुई है सियासी। तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आप हमें दरबारी ना कहें, आपसे बड़ा तो दरबारी कोई नहीं है। वो भी तो फील्ड मार्शल साहब का दौर है, वरना अगर पिछले दौर को याद करें कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मयार देखा है कितने मयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं थे उस वक्त के जिले इलाही के सामने, उफ तलक करते नहीं थे उस वक्त के जिले इलाही के सामने। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। और पीपल्स पार्टी के लिए लास्ट शेयर सर, अब इनसे शेर खत्म नहीं हुआ। खोलें जी, खोलें जी, ये खत्म करें सर प्लीज। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मैं कह रहा हूं इख्तिलाफ कोई नहीं, हम में कोई अनबन नहीं, हम में कोई अनबन नहीं। बस इतना है कि अब वो मन नहीं, बस इतना है कि अब वो मनी। मैं तो अपने आप को सुलझा रहा हूं, आपको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बजट के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी तजावीज़ पे गौर करें। FDR जी